उन लोगों को जानबूझकर जमीन की गहराइयों में मरने के लिए छोड़ा गया, ये कहना था वहाँ के लोकल लोगों का। इन बातों को भले ही पूरी तरह से नकार दिया जाए, लेकिन जब 9 कोल माइनर को कोयला निकालने के लिए करीब 900 मीटर एरिया में फैले तथा 100 मीटर से ज्यादा गहराई में कोल माइनिंग के लिए जब भेजा गया, तो उन्हें कुछ चीजों की ध्यान देने की जरूरत थी। मगर कोयले की खनन करने वाली कंपनी 9 माइनर को कोयले के खनन के लिए एक ऐसे हिस्से में भेजा गया जिसके कुछ ही मीटर बाद थी एक दूसरी खदान, जो बंद था पिछले 40 वर्षों से। मीन्स उसमें भर चुका होगा पानी वगैरह। अनजाने में ही सही, जब बंद पड़े खदान में सुराख हुआ। आगे उन 9 कोल माइनर ने जरा भी उम्मीद नहीं की थी आगे उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। यह वक्त था 24 जुलाई सन 2002 का। प्लेस था अमेरिका का समरसेट, जबकि खदान का नाम है क्यू क्रीक माइन। We have a Q Creek mine rescue in Somerset is set for tomorrow. 77 hours returning to the area for the occasion. 9 men were trapped 240 feet below in the Q Creek mine. 9 miners were rescued from the Q Creek coal mine after it. 9 coal miners emerging from the Q Creek mine in Somerset County, January 24th in 2002. July 24th, 2002, Q Creek mine In the Q Creek mine, that's about 2 miles north of Somerset. स्टोरी की शुरुआत हुई आज से लगभग 22 साल पहले 24 जुलाई सन 2002 को। ये जगह है देश अमेरिका का स्टेट पेंसिल्वेनिया, जहां पर मौजूद है क्यू क्रीक माइन। प्रेजेंट टाइम में वो माइन कहां है पहचान पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अब तक वह जमीन पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी है, जहां बस चुके हैं लोकल लोग। यदि इस माइन के इंटरेस्ट पॉइंट की बात करें तो वह था ये। फिलहाल इस टाइम बज रहे हैं दोपहर के 3। आगे माइन के बारे में थोड़ा सा जाने तो पता चलेगा। माइन में दोनों शिफ्ट में करीब 18 लोग काम करते हैं। 3 बजे के पहले माइनर का काम खत्म हो चुका था, जो जा रहे हैं घर, जबकि वे 18 लोग जिनका काम था दूसरे शिफ्ट में, वे पहुंचे हैं माइन के एंट्रेंस पॉइंट पर। यही रूटीन डेली था सभी माइनर के लिए। अभी तो ये टोटल 18 लोग हैं, पर आगे चलकर ये 2 गुटों में बटेंगे। दोनों में होंगे 9 लोग। फिलहाल ये जिस कोल माइन में काम करने के लिए जा रहे हैं, यह कोयले की खान बाकी खदान की अपेक्षा बिल्कुल अलग है, क्योंकि ज्यादातर कोल माइन से पूरे जमीन को हटाकर कोयले को निकाला जाता है। पर यहाँ की सिचुएशन थी थोड़ी सी अलग। यहाँ के माइनर जमीन के ऊपरी भाग को बिना नुकसान पहुँचाए निकालते हैं कोयले को बाहर। इस काम को अंजाम देने के लिए इन्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, जिनमें से पहला तो ये था, ये अलग अलग ब्लॉक में कोयले को बाहर निकालेंगे। वो इसलिए ताकि ऊपर की जमीन कोयले को निकालने के बाद ढह न जाए। ये लगभग एक कमरे के समान एरिया में कोयला निकालने के बाद ऊंची सी चट्टान जैसी दीवार छोड़ दिया करते थे। उसी तरह सेम खुदाई चलती थी आगे। पर आज उन 18 लोगों में से 9 लोगों के साथ जो कुछ भी आगे चलकर होने वाला है, यह कोई नई बात नहीं थी पेंसिल्वेनिया के सभी माइन में, क्योंकि ये जिस क्यू क्रीक माइन में कोयले को निकालने का काम करने जा रहे हैं, यहाँ केवल एक माइन नहीं थे, बल्कि थे पूरे के पूरे 9 माइन, जिनमें से एक खदान तो यही था क्यू क्रीक माइन, जबकि दूसरा है इसके काफी नजदीक, जो है इस खदान के आकार में कई गुना बड़ा, जिसके बारे में फिलहाल आगे जानेंगे। अभी के लिए ये जानते हैं कि वे 9 लोग, साथ ही उनका दूसरा टीम भी जा रहा है कोल माइन के लिए, जहां से हर वर्ष मिलियंस ऑफ टन कोयला निकाला जाता है। इसी काम को करते हुए सन 1970 में पेंसिल्वेनिया के ही एक दूसरे कोल माइन में 118 लोग दबकर अपनी जान गंवा बैठे थे, जिस कारण यह काम काफी सेंसिटिव था माइनर के लिए। फिर भी पैसे के लिए लोग माइनिंग के लिए तैयार हो जाते थे, क्योंकि इस काम के लिए उन्हें मिलता था काफी अच्छा मुनाफा। यही उन्हें अपनी जान दांव पर लगाने के लिए मजबूर करता था हमेशा से। ये जिस क्यू क्रीक माइन में माइनिंग के लिए जा रहे हैं, ये था सिर्फ 2 साल पुराना। इन बीते 2 सालों के अंदर ही लगभग 900 मीटर से ज्यादा के एरिया में कोयले को निकाला जा चुका था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पर माइनिंग का काम कितने जोरों शोरों में था। यदि इस माइन को अंडरग्राउंड देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह। अभी हमने जिस दूसरे माइन की बात की थी, जिसे बंद कर दिया गया था 40 साल पहले ही, जहां से निकाल लिया गया है सारा कोयला, वह था इस कोल माइन के उत्तर साइड में, जिसका नाम है सेक्समैन माइन, जो क्यू क्रीक माइन के आकार में था करीब 5 गुना ज्यादा बड़ा। क्योंकि आगे चलकर उन माइनर के साथ जो कुछ भी होगा, इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा यही माइन। यदि इस सेक्समैन खदान की बात करें तो इसमें खनन का काम सन 1934 से 41 के बीच हुआ था, जिसे फाइनली सन 1963 में कंप्लीट करके बंद कर दिया गया। इस इमेज में आप क्लियर देख पाएंगे कि क्यू क्रीक माइन से कितना कोयला तथा कितने बड़े एरिया में अब तक निकाला जा चुका था। यदि यहाँ चीजों को अंदाजा लगाने में जरा सा भी प्रॉब्लम हो तो इसके लिए हम बता दें
एंट्रेंस पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक पहुंचने में लगते थे करीब 14 मिनट। माइनिंग के लिए जिस व्हीकल का यूज करते थे ये माइनर, ये व्हीकल बाकी व्हीकल की अपेक्षा बिल्कुल अलग था। साथ ही साथ इसकी हाइट थी बिल्कुल कम, जिसे एनर्जी मिलती है बैटरी पावर से। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि माइन में बैटरी व्हीकल का ही यूज क्यों किया गया। वह इसलिए यदि इसकी जगह किसी डीजल इंजन वाले व्हीकल का यूज किया जाता तो उससे जो भी स्मोक तथा हीट निकलेगा वो प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है माइन में। ऐसे में जरा भी चिंगारी यदि कोयले के संपर्क में आई तो आसानी से कोयला आग पकड़ लेगा। फाइनली 900 मीटर से भी ज्यादा की दूरी तय करके पहुंच गए लास्ट पॉइंट पर, जहां से शुरू होगी कोल माइनिंग। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया, माइनिंग के लिए 2 टीम जाने वाली थी। इस दोनों ग्रुप में रहेंगे 9 लोग, पर ये एक ही दिशा में माइनिंग नहीं करने वाले थे। जबकि एक गए इस दिशा में, दूसरा गया इसके अपोजिट दिशा में, जिसके सामने मौजूद था सेक्समैन कोल माइन, जो बंद था पिछले 40 वर्षों से। पर इन्हें यहाँ कुछ चीजों का ध्यान रखना था कि ये गलती से भी बंद पड़े माइन की ओर खुदाई न करें। ऐसे में किसी भी पल हादसा हो सकता है। जैसा कि क्यू क्रीक माइन में कोयले की खदान अंडरग्राउंड होती है, सेम इसी तरह से सेक्समैन माइन से भी कोयले को निकाला गया था, जिस कारण उसके नीचे की जमीन पूरी तरह से खोखली हो चुकी होगी। वह उसी तरह खाली तो रहेगा नहीं। बीते 40 वर्षों में बारिश तथा तूफान की वजह से किसी न किसी चीज से भर गया होगा, जिसमें सबसे ज्यादा संभावना थी पानी के भरने की। पर ये माइनर इन्हीं चीजों से अनजान लगातार खनन करते हुए बढ़ रहे थे आगे। वे इतने आगे बढ़ गए कि दूसरी माइन की दूरी रह गई कुछ ही मीटर। अब तक काम करते हुए हो चुके थे पूरे 5 घंटे। इस टाइम बज रहे थे रात के 8:45। अभी भी माइनिंग का काम जोरों शोरों में चल रहा है। सभी लोग बेखौफ होकर काम कर ही रहे थे। उन 9 माइनर में से एक को सामने से पानी आता हुआ दिखाई पड़ा। स्टार्टिंग में पानी का फ्लो काफी कम था, पर जैसे जैसे खनन बढ़ता गया, अचानक से पानी का बहाव इतना तेज हो गया, उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। जैसा कि यह माइन कई सारे ब्लॉक में बना हुआ है, इसी वजह से इन्हें पानी से बचने का मौका मिल गया। जब इन्हें सामने से पानी आता हुआ दिखाई पड़ा तो ये भागकर पहुंच गए दूसरे ब्लॉक की ओर। पर अगले कुछ ही सेकंडों में पानी का फ्लो इतना तेज हो गया, पहले पैनल से पानी बहकर जाने लगा दूसरी ओर, जहां दूसरे माइनर कर रहे थे माइनिंग। अगर वे जल्द से जल्द वहां से एंट्री पॉइंट की ओर नहीं भागे तो उन 9 लोगों के साथ ये लोग भी अंदर ही फंस जाएंगे। देरी न करते हुए एक माइनर फोन कॉल करके उन्हें सारी बातें बताई कि यहाँ का खदान पानी से भर गया है। आप सब जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकलें, वरना आप तक पानी पहुँच जाएगा। वैसे भी हम भी बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहे हैं, और उनके बाहर निकलने की संभावना थी बिल्कुल कम। इस तरह देरी न करते हुए दूसरे पैनल में मौजूद वर्कर व्हीकल के साथ निकल पड़े एंट्रेंस पॉइंट की ओर। पर जब तक ये बाहर निकल पाते, पानी बीच तक पहुंच चुका था। बीच तक पानी पहुंचने के बावजूद वहां से बाहर निकलने का एक दूसरा भी रास्ता था, क्योंकि पैनल के दाहिने साइड मौजूद था एक वेंटिलेशन टनल, जो बना था कंक्रीट ब्लॉक्स का, जो आसानी से पानी को रोकने में सक्षम है। और इस तरह ज्यादा समय तक वहां रुकना सुरक्षित नहीं था, क्योंकि अगर गलती से भी वेंटिलेशन टनल में पानी प्रवेश किया तो बचने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा उनके पास। वहीं दूसरी ओर जहाँ से पानी निकल रहा था, वहाँ मौजूद 9 वर्कर अभी भी फंसे हुए हैं अंदर ही। वहीं दूसरी ओर वेंटिलेशन टनल के पास जब बाकी 9 लोग पहुँचे, तब तक पानी वहाँ पर भी पहुँच गया। यदि इनकी दूरी एंट्रेंस पॉइंट से नापी जाए तो ये अभी भी 500 मीटर दूर है बाहर निकलने में। यहाँ पर ये भले ही बीच रास्ते में फंसे हुए थे, पर अभी भी इनके पास वक्त है बाहर निकलने के लिए। वहीं दूसरी ओर जहाँ से पानी इंटर किया था, वहाँ के कोल माइनर बुरी तरह से फंस चुके थे पानी के बीच। लगातार पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था, जो पहुँच चुका था उनके आधे बॉडी तक। वहीं दूसरी ओर बाकी 9 लोग जब वेंटिलेशन टनल के पास पहुँचे तो उन्हें देखने को मिला कि वेंटिलेशन टनल का एंट्रेंस पॉइंट खुला हुआ है। अगर ये वहां पहुंचने में और देरी करते तो पानी टनल में भी इंटर कर जाता। इन्होंने देरी न करते हुए सबसे पहले उसे बंद करने का फैसला किया। ये भले ही वेंटिलेशन टनल तक पहुंच चुके थे, पर इसके आगे उनका व्हीकल नहीं जा सकता था। इन्हें खुद से ही रेंग रेंग कर आगे बढ़ना होगा। 9:35 तक बाहर मौजूद लोगों को माइनर के फंसे होने की जानकारी मिल चुकी थी। देरी न करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करने का फैसला किया गया, क्योंकि यदि उन्हें रेस्क्यू करने में जरा भी देरी की गई तो अंदर फंसे माइनर बेमौत मारे जाएंगे। सबसे पहले क्यू क्रीक माइन को मैप की हेल्प से अच्छी तरह से समझा गया। जानने की कोशिश की गई कि यदि पानी सेक्समैन माइन से इंटर की गई है तो वह एरिया ग्राउंड के किस पॉइंट पर है। साथ ही साथ वे 9 माइनर कहां पर फंसे होंगे। 9:45 बजे के करीब बाकी 9 माइनर जो वेंटिलेशन टनल तक पहुंच गए थे, वे बाहर निकलने में कामयाब हुए, पर बाकी 9 लोग अभी भी फंसे हुए थे अंदर।
वे लोग बढ़ते पानी के बीच बड़े मुश्किल से कर रहे थे सरवाइव। जैसा कि उन्होंने हादसे के तुरंत बाद ही सिग्नल दे दिया था, पर कब तक उन्हें मदद मिलेगी, उन्हें बाहर कैसे निकाला जाएगा, किसी के पास नहीं था इसका जवाब। फिलहाल इनसे जितना हो सकता था पानी से बचने के लिए ऊंचे प्लेस पर जाने का फैसला किया गया। जब ये खादान के सबसे ऊंचे हिस्से पर पहुंचे तो इन्होंने पाया अभी भी उनका आधा शरीर डूब जा रहा है पानी में। और तो और पानी का लेवल कम भी नहीं हो रहा था, बढ़ता जा रहा था लगातार। जैसे ही पेंसिल्वेनिया की पुलिस को हादसे की खबर मिली, सुरक्षा बढ़ाने के लिए तुरंत पहुंचे क्यू क्रिक माइन। पेंसिल्वेनिया के पुलिस CPL रॉबर्ट बर्न जूनियर ने जब इस हालात को देखा तो वे सभी माइनर के परिवार वालों को एक एक करके हालात की सारी जानकारी दी। यदि उनके परिवार वाले कोई बात करना चाहते हैं या फिर उनका कोई सवाल है तो वे सिस्वेल फायर हाउस आकर मिल सकते हैं। खादान को जब पूरी तरह से स्टडी किया गया, साथ ही साथ मैप की हेल्प ली गई, तो पता चला शायद से वे 9 माइनर मौजूद हैं इस पॉइंट पर। असल में ये सच भी था, वे 6 मैन माइन के बिल्कुल करीब थे। वेंटिलेशन टनल के माध्यम से उन्हें बाहर निकालना तो नामुमकिन था, क्योंकि वहाँ से करीब 600 मीटर तक पानी भर चुका था टनल में। इसलिए अब इनके पास एक ही रास्ता था जहाँ पर माइनर फंसे हैं। जमीन के सरफेस से एक बहुत बड़ा ड्रिल किया जाए, जिसकी हेल्प से एक एक माइनर को बाहर निकाला जाएगा। पर यह दिखने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि जहां पर माइनर मौजूद हैं वे ग्राउंड लेवल से हैं करीब 100 मीटर नीचे। यहां पर यदि उन्हें बाहर निकालना है तो किसी छोटे मोटे सुराग से भी काम चलने वाला नहीं है। इसके लिए उन्हें करीब 30 इंच व्यास की एक बड़ा सा बोरहोल तैयार करना होगा। पर इस काम को करने तथा बोरहोल बनाने के लिए मशीनरी लाने की जरूरत होगी। मगर अभी के लिए सबसे जरूरी ये है पता किया जाए कि नीचे के हालात कैसे हैं, सभी 9 माइनर सुरक्षित हैं या फिर नहीं। अभी के लिए उतना ही बड़ा बोरहोल बनाने की तैयारी की जाएगी जिससे वीडियो कैमरा तथा माइक्रोफोन भेजा जा सके। रात के करीब 11:30 बजे एक ऐसी ड्रिल मशीन की खोज जारी हुई जो माइनर को खादान से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त सुराग बना सके। कई मिनट के फोन कॉल्स के बाद पता चला उन्हें एक ड्रिलिंग मशीन तो मिल सकता है जो मौजूद है वेस्ट वर्जीनिया के क्लार्कबर्ग में। अगले आधा घंटे के अंदर ही एंट्रेंस पॉइंट के करीब 500 मीटर के दायरे तक पहुंच चुका था। वहीं अंदर फंसे 9 लोग अभी भी पानी के बीच बड़े मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं। जुटे हुए थे बाकी साथी तथा खुद की जान बचाने में। पानी के बढ़ते स्तर को रोकने के लिए कोई रास्ता भी नहीं था उनके पास, पर फिर भी वे खुद को जीवित रखने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढते रहते थे। जिनमें से पहला तो ये था माइन के ऊपरी हिस्से में किसी नुकीली चीज को धंसाया जाए जिसके सहारे ये सभी लोग पानी के सरफेस पर तैरते रहें। पर ऐसा करना भी आसान नहीं था, क्योंकि ये माइन के जिस हिस्से में मौजूद थे वहाँ पर भी पानी का लेवल बढ़ने लगा। इसी दौरान उन लोगों की नजर अपने साथियों पर पड़ी जहाँ उन्हें देखने को मिला उनके साथ मौजूद है सिर्फ 9 लोग। उनके 9 साथी में से एक साथी गायब है, जबकि उनका एक बंदा मौजूद था टनल के दूसरे साइड जिसके बीच में बह रहा था पानी। पर यहाँ उसका अपने बाकी साथियों के पास पहुँचना बहुत जरूरी था। लेकिन जब बाकी 8 लोगों की नजर उस पर पड़ी तो उसे इस पार आने के लिए कहा गया, क्योंकि वह जहाँ पर मौजूद था वहाँ पर भी पानी का स्तर बहुत ही जल्द बढ़ेगा। और तब तक वह इस पार नहीं आया तो उसका बचना नामुमकिन होगा, क्योंकि जिस तरफ बाकी 8 लोग मौजूद थे वहीं पर मौजूद था इनका व्हीकल भी, जिसके ऊपर बैठे हुए थे सभी लोग। जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ता गया उनका व्हीकल भी डूब चुका था आधा। अभी के लिए 12 बजते ही 24 जुलाई भी खत्म हुआ, यानी यह है 25 जुलाई की रात लगभग 12 बजे के बीच टनल में। अब तक ये भले ही ऊंचे प्लेस पर जाकर पानी से बचे हैं, पर ये कब तक सुरक्षित रहेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता था। यहाँ एक सवाल उठता है कि यदि पानी इंट्रेंस पॉइंट तक भी पहुँचने वाला है तो पूरा माइन अभी तक क्यों नहीं डूबा। दरअसल ये जिस हिस्से पर मौजूद थे वह हिस्सा ऊंचाई पर होने की वजह से वहाँ पर एक एयर बबल बन रहा था, जिस कारण पानी ऊपर नहीं बढ़ पा रहा। इसे आप इस एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मानो आपके पास एक ग्लास है, यदि उस ग्लास को आप उल्टा करके पानी में डालेंगे तो पानी ग्लास के अंदर की एयर की वजह से बिल्कुल ऊपरी हिस्से तक नहीं जा पाएगा। ऐसा ही कुछ सिचुएशन था उन 9 माइनर के साथ भी। फिलहाल उन्हें बाहर निकालने की तैयारी जोरों शोरों में थी। 25 जुलाई की रात 1:30 बजे प्लान किया गया उन्हें बाहर निकालने से पहले 6.5 इंच व्यास का एक बोरवेल बनाया जाए। इसमें इनकी मदद कर रहे थे सिविल माइनिंग एनवायरनमेंट की इंजीनियरिंग के इंजीनियर, वह भी GPS मेजरमेंट की हेल्प से। उन्हें जैसे उस पॉइंट का पता चला जहां पर माइनर मौजूद हैं, 2:05 पर बोरवेल का काम शुरू हुआ। पर यह बोरवेल का काम कोई छोटा काम नहीं है, इन्हें पूरे 75 मीटर गहरा बोरवेल तैयार करना होगा। अगले 2 घंटे के ड्रिल के बाद
बोरवेल 28 मीटर चट्टानों को तोड़कर इंटर किया माइन शाफ्ट में। वहीं दूसरी ओर नीचे मौजूद माइनर को ये बात अच्छी तरह से पता है, वे ज्यादा समय तक पानी को खुद तक पहुंचने से नहीं रोक पाएंगे। यदि इन्हें पानी को खुद तक पहुंचने से रोकना है तो ऐसा कुछ करना होगा जिससे पानी न पहुंचे उन तक। इसके लिए इन्हें एक ही रास्ता दिखा, इन्हें सामने एक ऐसी दीवार बनानी होगी जो पानी को रोक पाए। फिलहाल अभी के लिए इनके पास ईंट के कुछ ब्लॉक्स थे जिनसे दीवार बनाई जाने लगी, पर यह काम कितना सही साबित होगा कुछ नहीं कहा जा सकता था। जिस तरह ये 9 लोग खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, सेम उसी तरह से बाहर भी बोरहोल का काम पूरी रात चलता रहा। अगले 2 घंटे बाद रात के करीब 5 बजे माइनर को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। इसी बीच ड्रिलिंग का काम भी रोक दिया गया, वह इसलिए क्योंकि उन्हें डर है यदि ये बोरहोल कंप्लीट कर लिए तो नीचे का एयर बड़ी तेजी से बाहर निकलेगा। ऐसे में जो अब तक वे सरवाइव कर रहे हैं अगले ही पल मारे जाएंगे। वह इसलिए क्योंकि जैसे ही सारा एयर बाहर निकलेगा, जो पानी अब तक एयर के प्रेशर से रुका हुआ है पहुंच जाएगा उन तक। इसलिए 30 इंच के बोरहोल को कंप्लीट करने से पहले एयर कंप्रेसर ने हवा को माइन में ढकेलने का काम शुरू किया। इसलिए 5:06 पर जैसे ही बोरहोल का काम कंप्लीट हुआ, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी नीचे जाने लगी, तो ऊपर मौजूद इंजीनियर को मॉनिटर स्क्रीन पर देखने को मिला नीचे माइनर को ऑक्सीजन तो पर्याप्त मिल रही होगी, पर इसी रीडिंग में इन्हें ये भी देखने को मिला माइन में पानी का लेवल समुद्र तल से 556 मीटर ऊपर है। ये देख स्पेशलिस्ट डरने लगे, क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था शायद से ऐसा हो सकता है, क्योंकि एयर का प्रेशर कम होते ही पानी कुछ हद तक ऊपर आया था। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए यूएस के माइन वेंटिलेशन विशेषज्ञ नीचे एयर पॉकेट बनाने का सुझाव दिए, पर इसकी टेस्टिंग अमेरिका में पहले कभी नहीं हुई थी। दरअसल इसमें कुछ ऐसा होने वाला था, बोरहोल से जो भी एयर बाहर निकल रहा है उसी से बाहर से एयर इतना ज्यादा अंदर भेजा जाए, वह भी काफी प्रेशर से, ताकि जो पानी अब तक ऊपर आ रहा है वह एयर के प्रेशर से रुके ही न बल्कि जाने लगे नीचे। पर अब तक माइन वेंटिलेशन स्पेशलिस्ट ऐसा एक्सपेरिमेंट पहले कभी नहीं किए थे, पर इस बुरे हालात में ऐसा करने का फैसला किया गया, जो आखिर में सक्सेसफुल भी हुआ। ऐसा होते ही नीचे पानी का लेवल कम हुआ। साथ ही साथ आयरन के बोरहोल पर हथौड़े से पीट कर आवाज किया गया। जब आवाज नीचे तक पहुंची तो माइनर भी उस पर पीट कर आवाज किए। यह सुन बाहर मौजूद लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। मतलब बाहर सभी लोग जान चुके थे नीचे मौजूद लोग जीवित हैं, और इसके बावजूद अभी भी पूरी जानकारी नहीं है कि वे किस हालात से गुजर रहे हैं इस टाइम। पर इंजीनियर के लिए ये समय सेलिब्रेशन का नहीं था, क्योंकि इसके बाद इन्हें 30 इंच व्यास वाला एक दूसरा बोरहोल कंप्लीट करना होगा, जिससे सभी माइनर बाहर निकलेंगे। पर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनके लिए, क्योंकि ये जिस 6.5 इंच व्यास वाले पाइप से नीचे एयर पहुंचा रहे थे, इसके विपरीत जो दूसरा बोरहोल कंप्लीट होगा जिसका व्यास होगा करीब 30 इंच, यानी यह बोरहोल पहले वाले से भी बड़ा होगा। पर जब वो पूरी तरह से कंप्लीट होगा तो अब तक इन्होंने जितना भी एयर अंदर भेजा है तो सारा हवा एक ही पल में बाहर निकल आएगा। इस तरह इनका बना बनाया प्लान फेल होगा। आगे दूसरा बोरहोल करने के लिए इन्हें 30 इंच व्यास वाली ड्रिलिंग मशीन की जरूरत होगी। कई सारे फोन कॉल्स के बाद पता चला 30 इंच व्यास वाला ड्रिलिंग मशीन मौजूद है वेस्ट वर्जीनिया में। देरी न करते हुए आधे घंटे के अंदर 5:30 बजे के आसपास पहुंच गई माइन तक। सुबह के वक्त जांच के बाद पता चला अंदर एयर भेजने के बावजूद हर घंटे पानी करीब 7 मीटर ऊपर आ रहा है, यानी इन्हें एयर पॉकेट वापस से बढ़ाना होगा। पर आगे भी इनके सामने कई सारी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि आगे जब 30 इंच व्यास वाला बोरहोल कंप्लीट होगा तो उस टाइम भी उन्हें एयर का प्रेशर बढ़ाकर रखना होगा। पर ऐसा करना नामुमकिन था, क्योंकि 6.5 इंच पाइप से जितनी भी तेजी से एयर नीचे भेजा जाए, पर जब 30 इंच व्यास वाला बोरहोल कंप्लीट होगा तो अब तक इन्होंने जितना भी हवा नीचे भेजा था वह कुछ ही पलों में आ जाएगा बाहर। काफी सोच विचार के बाद एक दूसरा प्लान आया। प्लान था कुछ इस तरह, इस 30 इंच वाले बोरहोल को कंप्लीट करने से पहले एक दूसरा बोरहोल तैयार किया जाए जिससे निकाला जाएगा पानी। फिलहाल सुबह के 8 बजे तक क्यू क्रीक माइन के एंट्रेंस पॉइंट तक पानी भर चुका था। कल तक ये जिस माइन के एंट्रेंस पॉइंट से इंटर किए थे, पर आज सुबह तक पूरे एंट्रेंस पॉइंट तक पानी भर चुका है। उन माइनर्स के जो भी फैमिली मेंबर वहां पहुंचे थे, पानी को माइन से बाहर आता देख उनके बचने की उम्मीद खो दी है। उनका कहना था जब पानी बिल्कुल मुहाने तक आ गया है तो ऐसे सिचुएशन में भला वे कैसे जीवित होंगे। पर लोगों ने उन्हें दिलासा दिया कि हमें उनके जीवित होने की खबर मिली है, शायद से सब कुछ सही रहा कि वे बाहर निकलने में कामयाब हो जाएं। अब तक सभी की सांसें थम सी गई थी। सभी की नजर थी उन 9 माइनर्स पर। 4 बजे के करीब 30 इंच का बोरहोल लगभग कंप्लीट ही हो चुका था, बस बाकी रह गई है कुछ ही मीटर। पर उस बोरहोल को कंप्लीट नहीं किया गया, बीच में ही रोक दिया गया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया
तो सारा एयर पॉकेट बाहर निकल जाएगा उसी बोरहोल से, जिस कारण जो पानी अब तक एयर के प्रेशर से रुका है वह माइनर को डुबा देगी। जब इनका प्लान पूरी तरह से कंप्लीट हुआ, 6 बजे के आसपास हाई कैपेसिटी डीजल पंप इंस्टॉल किए गए। जब वे पूरी तरह से कंप्लीट हुए तो वाटर लेवल में 6 इंच की गिरावट देखने को मिली। आगे जैसे जैसे और भी नए पंप इंस्टॉल किए गए, बदलाव बिल्कुल क्लियर देखा जा रहा था। 25 जुलाई की पूरे रात काम चला। 12 बजे के बाद 25 जुलाई का रात भी खत्म हुआ। आ चुका था 26 जुलाई, रात के बज रहे थे 1। आगे जैसे जैसे ड्रिलिंग का काम कंप्लीट हो रहा है, माइनर को सुनाई देने लगी उसकी आवाज, पर समय के साथ टेम्परेचर गिरने लगा। उस टाइम नीचे का तापमान था 10 डिग्री सेल्सियस। सभी लड़ रहे थे हाइपोथर्मिया से। 1:15 बजे के आसपास लगभग 32 मीटर ड्रिल का काम कंप्लीट हो चुका था, पर इसी टाइम उनके साथ कुछ बुरा हुआ। बीच से ड्रिल टूट गया, क्योंकि अभी भी इन्हें 40 मीटर तक ड्रिल का काम करना बाकी था। ड्रिल का एक हिस्सा टूटा ही नहीं था, बल्कि सुराख में फंस भी गया था। जो बेड टूटा था उसे बनाने में करीब 3 से 4 दिन लगते हैं, मगर इस इमरजेंसी की सिचुएशन में 95 मेंबर मशीन शॉप मिलकर इसे सिर्फ 3 घंटे में बनाकर कंप्लीट कर दिए, जिसे अगले आधे घंटे के अंदर एक नेशनल गार्ड हेलीकॉप्टर की मदद से माइन तक पहुंचाया गया। यह काम पूरे दिन दोपहर तक चला। इस टाइम बज रहे हैं शाम के 4। लगातार ड्रिलिंग का काम होने के साथ साथ पानी भी निकाला जा रहा था कंटिन्यू, जो सारा पानी था दूसरे माइन का। अगले 1 घंटे बाद 5 बजे के बाद एक और प्रॉब्लम आ खड़ी हुई। वापस से एक और टूल टूट गया, जिस कारण काम अगले 18 घंटों तक रुका रहा। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, न्यूज मीडिया ने इस खबर को बड़े स्केल में कवर किया, क्योंकि कई न्यूज मीडिया के लोग यहीं पास में समरसेट में रुके हुए थे। दरअसल वहां से मात्र 16 किलोमीटर दूर पिछले ही महीने यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 93 क्रैश हो गया था। इसी को कवर करने के बाद रुकी हुई थी न्यूज मीडिया, पर उन्हें जैसे इस दूसरे हादसे की जानकारी मिली तो यहाँ पर भी आ पहुँचे। 7 बजे के आसपास वर्जीनिया से एक 30 इंच का बिट मंगाया गया, जिसकी हेल्प से वापस से काम शुरू हुआ। इन 18 घंटों में ड्रिलिंग का काम भले ही रुका था, पर पानी निकाला जा रहा था लगातार। मगर पिछले लंबे समय से माइनर से कोई बात नहीं हुई थी। उनसे बात करने के लिए जिस सुराख से एयर भेजा जा रहा था, उसी सुराख से माइक्रोफोन भेजा गया, ताकि उनसे बातें करके चीजें जान सके नीचे सिचुएशन कैसी है। जब इंजीनियर को नीचे से माइनर की ओर से रिप्लाई आया तो सभी की खुशी का ठिकाना नहीं था। जहां उन्हें पता चला सभी 9 लोग सही सलामत हैं। माइनर को कहा गया कि आप लोग हिम्मत बनाए रखिए, हम जल्द ही आपको बाहर निकालेंगे। अगला दिन भी आ गया। 27 जुलाई की पूरी रात पूरे दिन काम चला। इस बीच भी कई सारे टूल्स फेल रहे हैं, पर उन्हें वापस से लाकर रिपेयर करके काम कंटिन्यू रखा गया। 27 जुलाई का दिन भी खत्म हुआ। 28 जुलाई की रात करीब 2 बजे लगभग ड्रिलिंग का काम कंप्लीट हो चुका था। अब बारी थी नीचे एक स्टील कैप्सूल भेजने की, जो 8.5 फीट ऊंचाई तथा 30 इंच व्यास का था। उसी की हेल्प से 1 बाय 1 करके सभी को बाहर निकाला गया। जब पहला बंदा बाहर आया था तो समय हो रहा था 2:29 का, पर सभी लोगों को बाहर निकलने में करीब 15 मिनट लग गए। जब सबसे आखिरी बंदा बाहर निकला तो वक्त हो चुका था 2:45। जैसे जैसे सभी लोग बाहर निकल रहे थे, सभी थे बहुत ही खुश, क्योंकि ये रेस्क्यू मिशन कोई नॉर्मल रेस्क्यू मिशन नहीं था। ये 9 कोल माइनर फंसे हुए थे पिछले 77 घंटे से। आगे इलाज के लिए एम्बुलेंस तथा हेलीकॉप्टर से नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। आगे जांच में पता चला कोई भी माइनर डिकम्प्रेशन तथा हाइपोथर्मिया से पीड़ित नहीं था, जबकि उनके हाथ पैर बैगनी रंग के हो गए थे। यह हुआ था कम तापमान हाइपोथर्मिया की वजह से। तो ये थे क्यू क्रीक माइन में फंसे हुए 9 माइनर, जो पिछले 77 घंटों तक मौत को हराकर बाहर निकलने में कामयाब हुए थे। पर इस हादसे के मात्र 6 साल पहले सन 1996 में एक प्लेन देश क्रोएशिया के एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ, पर बीच सफर में कैप्टन ने कुछ ऐसी गलती की जिसका खामियाजा इतना बड़ा हुआ कि किसी ने भी कल्पना नहीं की, जिसके बारे में बात की गई है इस वीडियो में। तब तक एंजॉय कीजिए, मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।